नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के उन 11 सालों की। एक ऐसा दौर जब भारत पर एक कंपनी का राज धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के राज में तब्दील हो गया। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन से उसकी सत्ता छीनी गई और एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी अपनी फौज हो, अपनी अदालतें हों और जिसके पास ये तय करने की ताकत हो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत थी 18वीं सदी के भारत की। और वो ताकतवर कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब कोई कॉरपोरेशन ही सरकार चलाने लगे तो फिर असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? यही वो सवाल था जिसने 18वीं सदी में ब्रिटिश संसद की नींद उड़ा दी थी। और इसी सवाल के जवाब ने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है जब एक कंपनी सरकार बन जाती है और इसके साथ ही पैदा होती है बेहिसाब अनकंट्रोल्ड ताकत की समस्या। 1760 और 70 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से पैसा, पावर, पॉलिटिक्स सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो भाई, ब्रिटिश संसद इतनी घबरा क्यों रही थी? देखिए, कंपनी जरूरत से ज्यादा अमीर हो गई थी। उसके अफसर नवाबों जैसी जिंदगी जी रहे थे। भ्रष्टाचार तो अपनी चरम सीमा पर था। और सबसे बड़ी बात, उन पर सरकार की कोई निगरानी नहीं थी। संसद को ये डर सताने लगा था कि कहीं ये कंपनी खुद ब्रिटिश सत्ता के लिए ही खतरा ना बन जाए। तो इस खतरे से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कोशिश की, जो बुरी तरह से नाकाम रही। ये कोशिश थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इरादा तो नेक था, लेकिन इसका अंजाम एक बहुत बड़ी गड़बड़ी साबित हुआ। देखिए, इस एक्ट ने 3 बड़े वादे किए थे जो कागज पर तो एकदम परफेक्ट लगते थे। पहला, एक गवर्नर जनरल का पद बनाया जाएगा। दूसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। और तीसरा, कंपनी को संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। सुनने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना? लेकिन असल में यहीं से असली तबाही की शुरुआत हुई। और हुआ ये कि एक तरह का संवैधानिक युद्ध ही छिड़ गया। सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज जो सीधे इंग्लैंड से आए थे, कह रहे थे कि भाई बंगाल में तो अब सब पर अंग्रेजी कानून लागू होगा। और दूसरी तरफ थी कंपनी जो कह रही थी, अरे नहीं, हम तो यहाँ पुरानी मुगल व्यवस्था के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरा प्रशासन ठप पड़ गया। और फिर आया 1775 का नंद कुमार मामला, जिसने सबको हिला कर रख दिया। नंद कुमार, जो एक भारतीय अधिकारी थे, उन पर जालसाजी का आरोप लगा और उन्हें अंग्रेजी कानून के तहत मौत की सजा दे दी गई। इस एक घटना ने दिखा दिया कि ये सिस्टम कितना फेल हो चुका है। तब जाकर संसद को एहसास हुआ कि अरे, हमने तो एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां कोई किसी का बॉस ही नहीं है। ये पूरा एक दशक अराजकता का दशक था। देखिए, 1773 में एक्ट पास हुआ व्यवस्था बनाने के लिए। 1774 में सुप्रीम कोर्ट ने आकर झगड़ा खड़ा कर दिया। 1775 से 80 तक कोर्ट और कंपनी के टकराव में शासन प्रशासन पंगु हो गया। और आखिर में 1781 में एक इमरजेंसी फिक्स के तौर पर एक नया संशोधित एक्ट लाना पड़ा। इस पूरी उथल-पुथल के बाद ब्रिटेन में ये बात साफ हो गई थी कि छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलने वाला। अब जरूरत थी सत्ता पर सीधे कब्जा करने की, और इसका जरिया बना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहीं से असली पावर ग्रैब शुरू हुआ। 1781 के एक्ट ने थोड़ी शांति तो ला दी, लेकिन इसने एक नए डर को जन्म दिया। ब्रिटेन में लोगों को समझ आया कि कंपनी को बचाने के चक्कर में हमने उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब कंपनी कानूनी तौर पर सही थी, सरकार का उस पर हाथ था और वो एक राज्य जितनी शक्तिशाली बन चुकी थी। और इसी मोड़ पर एंट्री होती है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द यंगर की। उन्होंने पूरे मुद्दे को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी कंपनी को रेगुलेट करने का मामला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उनका मशहूर कथन था, भारत कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पिट्स के एक्ट ने एक बहुत ही चालाक सिस्टम बनाया जिसे दोहरी सरकार कहते हैं। इसके तहत कंपनी को व्यापार, कॉमर्स और रेवेन्यू कलेक्शन जैसे काम दे दिए गए। मतलब पैसे वाला काम तुम करो, लेकिन सारी असली ताकत यानी राजनीतिक, सैनिक और नीतिगत फैसले वो सब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। तो फिर असली बॉस कौन था? इसके लिए एक नई संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
ये लंदन में ब्रिटिश मंत्रियों की एक बॉडी थी जिसके पास गुप्त आदेश भेजने और कंपनी की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की पावर थी। समझिए, ये लंदन से एक रिमोट कंट्रोल था और कंपनी के डायरेक्टर बस एक रबर स्टैंप बनकर रह गए थे। लंदन में तो ये सारे राजनीतिक दांव पेंच चल रहे थे, लेकिन इसका भारत पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ रहा था। ये भारत का एक मूक परिवर्तन था। चलिए अब देखते हैं कि इस कंट्रोल के नतीजे क्या हुए। इस एक्ट ने एक बिल्कुल नया औपनिवेशिक ढांचा खड़ा कर दिया। सारी ताकत गवर्नर जनरल के हाथों में आ गई। बम्बे और मद्रास जैसी बड़ी प्रेसिडेंसीज भी बंगाल के अधीन हो गईं। भारतीय शासकों को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ही सबसे बड़ी सत्ता बन गया। यहीं से भविष्य के शोषण और विस्तार की नींव पड़ी और ये सब हुआ बिना किसी भारतीय की सहमति के। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। एक तरफ ब्रिटेन अपने देश में लिबर्टी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ यानी आज़ादी, न्याय और कानून के राज की बातें करता था, लेकिन भारत में ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उलट थी। यहाँ न कोई प्रतिनिधित्व था, न कोई सहमति और न ही कोई बराबरी। असल में इसी गहरे विरोधाभास ने भारतीय राष्ट्रवाद के पहले बीज बोए, जब लोगों ने देखा कि एक विदेशी ताकत उन पर राज कर रही है जो अपने ही आदर्शों को नहीं मानती। तो यहीं से आज़ादी के आंदोलन की चिंगारी भड़की। तो 1773 में था कन्फ्यूजन, 1781 में हुआ सुधार और 1784 में हुआ पूरा नियंत्रण। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि जब आर्थिक शक्ति बिना किसी जवाबदेही के राजनीतिक शक्ति बन जाती है तो साम्राज्य तो बन जाता है, लेकिन न्याय कहीं खो जाता है। और इसी खोए हुए न्याय के खिलाफ एक दिन पूरे भारत को आवाज उठानी पड़ी।